नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात में। दोस्तों, बात मुलाकात की आज की कड़ी कुछ खास है। वो खास क्यों है? उसकी एक ही वजह है कि आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, वो एक ऐसे कार्य में हैं कि जिसके बिना आज के जीवन को सोच पाना भी संभव नहीं है और बल्कि ये देखा जाए कि कोई भी क्षेत्र हो, बिना उनके सहयोग के, बिना उस कार्य क्षेत्र के सहयोग के कुछ भी आज के समय में संभव हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को संभालने वाले, उसमें अपना योगदान देने वाले आदरणीय अनिल कुमार निगम जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार निगम जी, तो चलिए मैं आपका परिचय करवा देती हूँ और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं प्रोफेसर अनिल कुमार निगम जी। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, तो सर, हाँ, बस धीरे-धीरे करके दर्शक हमसे जुड़ते जाएँगे और उसके पहले आगे की बातचीत का क्रम हम शुरू करने के पहले मैं आपका परिचय रख देती हूँ कि जितने भी मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी दर्शक हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, वो लाइक कमेंट के साथ-साथ इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक आप शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस महत्वपूर्ण बातचीत का कुछ अंश पहुँच सके। तो बस जुड़े रहिए और सर का मैं परिचय इस प्रकार दूँगी कि डॉक्टर अनिल कुमार निगम जी वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया एजुकेटर, सक्रिय पत्रकारिता में अनुभव 18 वर्ष, वर्तमान में दायित्व डीन पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा, जो अगस्त 2016 से अब तक जारी है। IIMT न्यूज पोर्टल एवं वेब चैनल के संपादक हैं। इसके पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर पत्रकारिता विभाग, IMS गाजियाबाद, अगस्त 2014 से अगस्त 2016 तक। अतिथि व्याख्याता माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय नोएडा, परिसर 2005 से 2010 तक। साथ ही शहीद भगत सिंह इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, जो 2000 से 2003 तक। साथ ही हैं मास्को मीडिया नोएडा 2012, यान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली 2012, पत्रकारिता का अनुभव, एसोसिएट एडिटर हलचल और हालचाल पाक्षिक पत्रिका 2012 से 2014 तक, इनपुट एडिटर, संस्करण प्रभारी, ब्यूरो चीफ का दायित्व, दैनिक जागरण 2003 से 2012 तक, रिपोर्टर अमर उजाला 1999-2003, उप संपादक दैनिक जागरण नोएडा 1996 से 1999 तक। आपकी शिक्षा PhD पत्रकारिता, मेवाड़ विश्वविद्यालय राजस्थान, MJMC पत्रकारिता, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल और MA राजनीति शास्त्र, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, BJ पत्रकारिता माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल। आपकी अनेक उपलब्धियां हैं अब तक पत्रकारिता में शोध के लिए फेलोशिप और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2000 से 2002 विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं एवं न्यूज पोर्टलों में 600 से अधिक आलेख, शोध पत्र एवं फीचर प्रकाशित हैं। अनेक टीवी चैनलों की बहस में विशेषज्ञ के तौर पर आप शामिल होते हैं। पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पत्रकार गौरव सम्मान एवं डॉक्टर्स अचीवर्स अवार्ड सहित अनेक सम्मानों से आप विभूषित हैं। आपकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। हिंदी पत्रकारिता, दृष्टि और सृष्टि, प्रकाशन वर्ष 2016, पत्रकारिता के बदलते आयाम, प्रकाशन वर्ष 2016, संपादन एवं पृष्ठ सज्जा, प्रकाशन वर्ष 2020, कोरोना काल, पारखी नजर, प्रकाशन वर्ष 2020। तो इतनी सारी बातें, इतना बड़ा अनुभव का आपका ये जो कार्य क्षेत्र रहा है, ये जो दीर्घकालीन आपने इस क्षेत्र को अपना समय दिया है, ये बहुत ही अद्भुत है कि आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा शायद ही किसी के पास होगा इतना लंबा अनुभव। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो इसके बाद भी लेकिन कुछ रह जाता है कि आरंभिक जीवन, जिस जीवन से आपने शुरुआती दौर का जो जीवन होगा, जो शिक्षा दीक्षा स्कूल लेवल पे, और उसके बाद जिस तरह से आपने पत्रकारिता के क्षेत्र का चयन किया, उसके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, जरूर। देखिए, एक्चुअली मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे जो पिताजी शिक्षक रहे
और चूंकि मैं एक शिक्षक के परिवार से था, तो मन में एक इच्छा थी कि हम थोड़ा प्रशासन में जाएं या कुछ ऐसा कार्य करें जो समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो। तो जो सबसे प्रबल इच्छा थी वो ये थी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, सिविल सर्विसेज में जाएं और जा करके उसके माध्यम से समाज की सेवा करें, कुछ अच्छा कार्य करें। अब चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो बैकग्राउंड था बहुत साधारण परिवार से था, तो ऐसी स्थिति में जो सुविधाएं थी, रिसोर्सेस, मतलब वी आर 4 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, तो जो हमारी सुविधाएं थी वो सुविधाएं ऐसी थी कि उस लेवल की नहीं थी जिसपे हम कहें कि हमें बहुत अच्छी कहना चाहिए कि सिविल सर्विसेज के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, वो सारी चीजें हों। तो ऐसी स्थिति में कोशिश तो की, लेकिन वहां फाइनली सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में डिसाइड किया कि आखिरकार फिर और कौन ऐसा फील्ड हो सकता है जिसके माध्यम से कुछ कार्य कर सकते हैं। तो एक तो पत्रकारिता एक ऐसा मतलब माध्यम दिखा, चूंकि आप जानते हैं कि पत्रकारिता, यद्यपि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन पत्रकारिता में जो लोगों की विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, उसके चलते पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में लगा कि इस माध्यम से हम अपना कुछ क्रिएटिव वर्क करके और कुछ ऐसा रचनात्मक और सकारात्मक कार्य करके हम समाज में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और कुछ दिशा भी देने का काम कर सकते हैं। इसलिए हमने पत्रकारिता के फील्ड का चुनाव किया। और जैसा कि आपने अभी परिचय में बताया कि पीजी करने के बाद चूंकि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 1 साल का डिग्री कोर्स होता था, वो है बीजे कहलाता था, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, उसको किया। फिर हालांकि चूंकि पढ़ने का शौक था, उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किया उसमें, तो डबल पीजी हो गया इसलिए, है ना। फिर इसके बाद और आगे बढ़े, पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, तो पहले एक्टिव जर्नलिज्म किया। तो एक एक्टिव जर्नलिज्म 18 साल तक करने के बाद फिर लगा कि जो हमने गेन किया है, जो पत्रकारिता में सीखा है या काम किया है, तो दिस इज द राइट टाइम टू इम्पार्ट आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो वो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और एक अच्छे जर्नलिस्ट तैयार करें। तो इस तरीके से पत्रकारिता का हमने इस पेशे का चुनाव किया। और पेशा मैं इसलिए कहता हूं, देखिए 2 चीजें, पत्रकारिता बेसिकली एक मिशन है, आज भी मिशन है, आजादी के पहले तो मिशन थी ही, आज भी मिशन है, तो लेकिन पेशा भी है। पेशा इसलिए है कि बगैर जब तक पेट नहीं भरा होगा तब तक भजन नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो, इसलिए ये एक पेशा भी बन चुका है जिसके माध्यम से वो करते हैं। जी जी बिल्कुल। और वाकई कि भूखे भजन न होए गोपाला वाला हाल है कि भाई परिवार तो चलाना है और अपनी जिंदगी का जीविकोपार्जन जो करने के वो भी इसी का माध्यम, यही माध्यम बनता है। तो सर, लेकिन आज के समय में पत्रकारिता को आप कहाँ देखते हैं? आज के समय में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है, तो आप इससे कितना सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, एक्चुअली पत्रकारिता, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में एक व्यवस्था है, दैट इज फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, है ना। भाषण, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसी के तहत समाचार पत्र या चैनल या डिजिटल, है ना, माध्यम से हम लोग प्रकाशन और उसका ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से समाज में विभिन्न चरणों में उसका विकास हुआ है, उसी तरीके से पत्रकारिता का भी हमारे देश में विकास हुआ है। एक खास वजह से, खास उद्देश्य को लेकर के पत्रकारिता की हमारे यहाँ शुरुआत हुई। सभी लोग जानते हैं ने सबसे पहला समाचार पत्र हमारे देश में निकाला था, वो साप्ताहिक समाचार पत्र था। उसमें जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जब कुछ आलोचना हुई और कुछ उसके चीजों के बारे में जो है उसमें छापा गया, तो उस समाचार पत्र को कुछ समय बाद ही बंद कर दिया गया। फिर धीरे धीरे पत्रकारिता में और तमाम समाचार पत्र निकले, लेकिन हिंदी यदि पत्रकारिता की बात की जाए तो पंडित जुगुल किशोर शुक्ल ने उद्दंत मार्तंड के नाम से समाचार पत्र निकाला था। और उसके बाद पत्रकारिता ने विभिन्न कालखंडों में बहुत अच्छे से विकास किया
और उसका जो शुरुआती दौर पे लक्ष्य था, लोगों को लिटरेट करना था, मीडिया लिटरेसी देना था, और फिर धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं लोगों में एक यूनिटी, एकता का विकास किया, और वो एकता का जो विकास किया उसके चलते जो है लगा कि हम जो है सब एक होकर के जो है कहीं ना कहीं देश की आजादी के लिए काम कर सकते हैं। तो एक मिशन बन गया पत्रकारिता का, और वो था देश की आजादी। देश की बहुत ही पवित्र उद्देश्य था, और उस उद्देश्य के लिए लोगों ने बहुत ही काम किया, और जितने भी पॉलिटिशियंस थे उस समय वो ज्यादातर जो है जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी थे, जो साहित्यकार थे वो भी पत्रकार थे। तो उन लोगों ने जो एक पवित्र उद्देश्य को लेकर के अपना संघर्ष किया, उसका परिणाम, सुखद परिणाम हुआ देश की आजादी। आजादी के बाद, चूंकि देखिए आजादी के बाद आपने देखा कि जब सत्ता में ऐसे लोग आए जो कहीं ना कहीं सत्ता के सुख को भोगना चाहते थे, और आपने देखा कि उसी के बाद पॉलिटिक्स में भी भ्रष्टाचार आता है, और कहीं ना कहीं उसमें ये दिक्कतें पैदा होती हैं। चूंकि पत्रकारिता भी समाज का एक अंग था, तो इसलिए उसमें भी वो बुराइयां आई, कहीं ना कहीं वो भी बुराइयां आई। तो उसमें भी दो तरीके के लोग रहे। एक तो पहली बात तो ये कि जो पत्रकारिता के जो मीडिया हाउसेस थे, जिन्हें कहना चाहिए अखबार थे, पत्रिकाएं थी। पहले देखिए चैनल तो था नहीं, है ना, हाँ, चैनल तो बाद में आया, ग्लोबलाइजेशन जब इसका असर हुआ तब इसके बाद चैनल्स आए। तो उनमें जो है, जो प्रभुत्व है, जो मालिकाना है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट का हुआ, उद्योगपतियों का हुआ, और उद्योगपतियों ने इसको देखा कि भाई ये भी एक तरीके की इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को भी बेचा जा सकता है, इससे लाभ कमाया जा सकता है। तो उन लोगों ने इसका मालिकाना हक मिला, और धीरे धीरे उन्होंने उस दिशा में काम किया, और बाजारवाद, विज्ञापन, ये सारी चीजें, ये सारी असर इसमें आए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे, मतलब इसको मैं कहूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं आपको कि कहीं ना कहीं बाजारवाद तो देखिए जरूरी है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि बाजारवाद समाचार पत्रों के निकालने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समाचार पत्र जो आप पढ़ते हैं या पाठक को मिलता है, उसकी कीमत 20 से 25 रुपए है आज की तारीख में, लेकिन वो अखबार मिलता है 5 रुपए में। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं विज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की तनख्वाहें, उनका जो प्रोडक्शन की कॉस्ट वो निकलती है, क्योंकि माना जाता है कि वो उसकी जो सोर्स है वो है। इसलिए बाजारवाद जरूरी है, विज्ञापन जरूरी है, वहां से प्रभावित होना। लेकिन होता क्या है कि कुछ जो कहना चाहिए ओनर्स हैं और कुछ पत्रकार हैं, वो कहीं ना कहीं पीत पत्रकारिता की ओर और बाजारू होने लगे। और बाजारू होने से मतलब यह है कि वो बाजार द्वारा संचालित होने लगे। तो बाजार द्वारा संचालित होना क्या है कि आप पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, आप पैसे के लिए खबर को विज्ञापन बना देंगे, या पे करके पेड न्यूज के रूप में आप समाचार को छापने लगे। वो जो बुराई आई, उस बुराई के चलते कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता है, जो उसका एक पवित्र लक्ष्य था या भूमिका थी, वो निभाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई। और जो आपको लगता है सवाल खड़ा होता है, वो इसीलिए होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इतने स्पष्ट रूप से बात को स्वीकार करते हुए और इस बात को कहना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है, तो सैल्यूट करती हूँ मैं आपको इसके लिए भी। लेकिन सर, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि पत्रकारिता आपका प्रथम उद्देश्य नहीं था, आपका पहला चयन नहीं था, तो ये दूसरा रहा। लेकिन फिर भी चूंकि इतना लंबा आपका कार्यकाल रहा है, इतना अनुभव रहा है आपका, तो एक पत्रकार बनने के लिए किन गुणों का होना आप पाते हैं कि ये जरूरी हो? देखिए, पत्रकार एक कहावत है कि जर्नलिज्म कैनॉट बी टॉट, है ना। ये कहा जाता है, कहावत है कि जर्नलिज्म कैनॉट बी टॉट, इट इज बाय पेन इटसेल्फ। और हिंदी में कहा जाए तो कहा जाए कि पत्रकारिता एक जन्मजात कीड़ा है ना। तो जो बहुत अच्छे पत्रकार बनते हैं, या जो जिनकी लेखनी बहुत मंजी हुई और सधी हुई होती है, ऐसे लोगों के बारे में मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं जन्म से आप में वो कीड़ा पैदा हो जाता है। कुछ करने का जुनून और कुछ जज्बा जो होता है ना, वो बहुत जरूरी है जर्नलिज्म में, जो मेरा मानना है। जुनून बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है, और एक लक्ष्य तय करके उसको अचीव करने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ता है, और जो भी संघर्ष करने से मतलब कि सही रास्ता,
वो बहुत जरूरी है। यदि वो आपके अंदर जज्बा और जुनून है कुछ करने का, कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, समाज के हित में करना है ना, राष्ट्र के हित में करना है, और कुछ ऐसा करके दिखाना है जो कुछ हट के हो, कुछ अलग हो, तो हम तभी कर सकते हैं जब हम में ये जुनून हो, पहली बात। दूसरी बात, वो तो बहुत सारी हम क्वालिटीज पढ़ाते हैं कि भाई एक जर्नलिस्ट बनने के लिए उसको क्या होना चाहिए, वो दूसरा पहलू, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हम जर्नलिज्म की किताबों में बहुत सारी आप चीजें पढ़ेंगी, जैसे आप उसको बहुत स्फूर्तवान होना चाहिए, घुमंतु होना चाहिए, है ना, उसके समझ होनी चाहिए। वो सारी समझ विकसित उसी में हो सकती है जिसमें वो जुनून और जज्बा है कुछ करने का, और ये पीछे मुड़ के देखने का नहीं कि भाई कौन क्या सोच रहा है या कौन कुछ कर रहा है। बहुत सारे लोग इस पेशे में आते हैं बहुत अमीर बनने के लिए, शॉर्टकट चल के, है ना, अमीर बन जाएंगे, हमारा ग्लैमर पीछे पीछे घूमता है, ये करता है। तो मेरा मानना है ऐसे लोगों को कृपा करनी चाहिए और इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और बहुत से पेशे हैं वहां जाना चाहिए पैसा कमाने के लिए। ये कुछ ऐसा पेशा है कि पैसा है, आपकी जरूरतों के हिसाब से पैसा आप जो है एक्सपेक्ट करिए, और वो मिलता भी है, उतना जरूरी भी है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इस माध्यम से आप बहुत बड़े करोड़पति या अरबपति बनने वाले हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव भी है कि कृपया वो लोग ना आए, क्योंकि उससे वही सवाल उठेगा जो आपने कहा कि पत्रकारिता पे आज भी सवाल उठते हैं। तो वो सवाल इसीलिए उठते हैं जब ऐसे लोग आते हैं और शॉर्टकट के माध्यम से ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल सर, आज के समय में लेकिन हम भी ये भी दोहरा मापदंड तो देखने को मिलता ही है ना, कि पत्रकार दो तरह के होते हैं। एक वो जो हवाई चप्पल पहन करके और झोला टांग करके और एक 5 रुपए की कलम लेकर के चल रहे होते हैं, धूप में भी, आंधी पानी में भी। और दूसरे होते हैं जो महंगी महंगी गाड़ियों में चल रहे होते हैं। तो इतना दायरा है, इतना ज्यादा अंतर है, तो वो देख करके किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं इस संबंध में थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, जो आपने बात कही कि वो झोला टांग के और हवाई चप्पल पहन के धूप में चलते हुए, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, एक समय था। और वो समय था जब वास्तव में पत्रकारों को ठीक से तनख्वाहें नहीं मिलती थी, और वास्तव में थोड़ा सा बहुत चैलेंजिंग था। जैसा कि मैंने बताया कि आजादी के पहले होता क्या था कि वास्तव में तनख्वाहें थी ही नहीं, एक तरीके से ये सेवा थी, सेवा भाव था कि लोगों को करना होता था, और बेसिक थोड़ा बहुत मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आमतौर पे यही होता था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब मेरी शादी होनी थी, है ना, मैं एक बहुत व्यवहारिक बात आपको बता रहा हूँ। मेरी शादी होनी थी, तो आपने सुना होगा RS श्रीवास्तव जी जो पहली बार मस्जिद और मंदिर का ढांचा गिरा था, RS श्रीवास्तव जी PM थे वहां के, है ना। तो वो मेरी वाइफ के मतलब कहने से चाचा जी हैं, है ना, अंकल हैं उनके। तो वो DM रहे बहुत जगह। तो जब मेरे बारे में पता चला, मैं उस समय दैनिक जागरण में काम करता था, सब एडिटर था। तो जब वो मेरे जो बड़े साले साहब हैं उनसे पूछा कि भाई पत्रकार है, किस तरह का पत्रकार है वो, मतलब उसे क्या तनख्वाह मिलती है, पैसे ऐसे मिलते हैं, या ऐसे ही है जो घूमते रहते हैं और झोला वोला टांग के, तो मतलब कि सिंगर है, फ्रीलांसर है, क्या है। तो उन्होंने कहा भाई हमें ये नहीं पता, बस ये पता है दैनिक जागरण में पत्रकार है। तो उन्होंने मेरे बारे में पता किया, तो उन्हें पता चला वो स्टाफर है और वो जो है दैनिक जागरण में नोडा ऑफिस में काम करता है। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि पहले क्या होता था, ये कॉन्सेप्ट था कि पत्रकार कर रहा है, तो कई लोग पहले ये भी पूछा करते थे भाई पैसा ऐसा भी कुछ मिलता, और भी कुछ काम करते हैं या पत्रकारिता ही करते हैं? कहने का मतलब पैसा ऐसा भी या कुछ और करते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, अब पत्रकारों को अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। जो भी अच्छे समाचार पत्र हैं, अच्छे चैनल हैं, ठीक ठीक तनख्वाह मिलती है। वो ठीक ठाक गाड़ी ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। पहले जो स्थितियां थी, मतलब आज से 10 साल पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत फर्क हो गया। उसका कारण है कि देखिए, क्वालिटी आपको देनी है, कंटेंट की क्वालिटी देनी है, और कंटेंट जनरेशन का काम वही लोग करेंगे जिनको वो नॉलेज होगा, समझ होगी। और समझ का मतलब नोज फॉर न्यूज होगी, कहने का मतलब समाचार की समझ होगी। नोज फॉर न्यूज मींस न्यूज सेंस। तो वो जिसके पास होगा, और वो उसी के पास होगा जिसने कुछ जर्नलिज्म के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा, किया होगा। तो ऐसे लोग आपको तभी मिलेंगे जब उनको कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें मिल जाएंगी। तो आज की तारीख में बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें इसलिए मिल रही हैं, विज्ञापन भी अच्छा आ रहा है, पैसा भी अच्छा रहा है, इंडस्ट्री अच्छे से ग्रोथ कर रही है। कई अखबारों का यदि आपने पढ़ा होगा, उनका ऑडिट होता है, अपनी उनकी एनुअल रिपोर्ट जारी होती है जिसमें बताते हैं कि ये समाचार पत्र इतने आय में रहा, है ना, ये चैनल इतने आय में रहा।
तो वो होने का रीजन यही है। तो आज की तारीख में स्थितियां बदल चुकी हैं, पैसा ठीक मिलता है, लेकिन मैंने वही बात कही कि जो ये सपना देखता है कि नहीं मैं आज मैं अंबानी बन जाऊंगा, अडानी बन जाऊंगा, तो वो सपना यहाँ नहीं पालना चाहिए। बस इतनी सी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए कि भाई हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जितनी भी चाहिए वो पूरी हो रही है, और बाकी हमें कुछ ऐसा काम करना है, अलग काम कर रहे हैं। इसीलिए तो आप जर्नलिस्ट हैं। आपको इसलिए नहीं एंट्री मिलती पीएम हाउस में, पीआईबी में या किसी मिनिस्ट्री में कि आप जो है किसी वो हैं क्या बोलते हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपका कोई ऐसा व्यक्तित्व। आपको इसलिए एंट्री मिलती है जर्नलिस्ट होने के नाते क्योंकि आपका काम ऐसा है, जरूरी है वहां पहुंचना, सूचनाएं निकालनी है, खबरें निकालनी, इसलिए ऐसा होता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। जी जी हाँ, बिल्कुल। और अभी मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था, लेकिन तब तक एक कमेंट भी आ गया, तो मैं अपने प्रश्न की बजाय उनके कमेंट को ही पढ़ लेती हूँ। इश्तियाक अली जी हैं, जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि आज स्मिता जी अच्छा सब्जेक्ट उठाया है। डॉक्टर साहब से मेरा एक क्वेश्चन है कि पहला है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज चैनल पे नाटक सा लगने लगा है। एक एपिसोड में गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं और दूसरे एपिसोड में गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, वो कैसे? तो ये क्या है? मेरे मन में भी चल रहा था कि जो डिबेट्स होते हैं ना, मैंने कभी भी डिबेट्स को किसी आकलन पे पहुंचते हुए नहीं देखा है, और हमें अधर में छोड़ करके वो 1 घंटा हमारा बर्बाद करके उठ जाते हैं। तो इसी तरह की ये भी क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा टीवी चैनल्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल, देखिए समाचार का मतलब क्या है? टीवी न्यूज चैनल हम कहते हैं, तो टीवी न्यूज चैनल का मतलब है मैक्सिमम समाचार। देखिए 2 भाग होते हैं हमेशा पत्रकारिता में, एक है न्यूज, दूसरा है व्यूज। समाचार, विचार, ठीक है, 2 पोर्शन होते हैं। अब आप अखबारों को उठा के देखेंगी तो उसका एक विचार का एक पेज होता है जिसे संपादकीय के नाम से जाना जाता है। बाकी पृष्ठों में आप देखेंगे समाचार है, और एक में वो संपादकीय पृष्ठ है जो विचार के लिए समर्पित है, वो एक पेज है। और कुछ पेजेस हैं तो फीचर वगैरह के हो सकते हैं, कई इंटरटेनमेंट का हो सकता है, स्पोर्ट्स का हो सकता है ना, ये यूथ का हो सकता है, या डिफरेंट जो सांस्कृतिक वगैरह से चीजों से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन टीवी चैनल्स में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि समाचार में भी विचार आपको देखने को मिल रहा है, डिबेट में तो विचार है, वहां पर बेसिकली बहस कम, अपना विचार ज्यादा थोपने की कोशिश की जाती है, जो गलत है। और नतीजा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप ये टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकर से, मेरे मित्र हैं, कई दोस्त मतलब जानकार हैं, है ना, तो उनसे जब भी आप बात करेंगे तो कहते हैं साहब हमने तो आपके सामने विचार छोड़ दिया, हमने तो बात कह दी, अब तो हमने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया कि वो डिसाइड करे। तो डिसाइड क्या करे पब्लिक? आप कोई ना कोई दिशा तो दें, कुछ ना कुछ ऐसे मोड़ पे ले जा करके तो उसको खड़ा करें। हम कोई कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हम कोई सेमिनार भी करते हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई फाइंडिंग्स तो होती हैं, कोई ना कोई कंक्लूजन तो होता है। तो कहीं ना कहीं हम कंक्लूजन देने की कोशिश तो करें, लेकिन वहां पर्पज ये नहीं है। वहां पर्पज तो ये है कि स्मिता जी इस पार्टी से हैं, अनिल निगम इस पार्टी से हैं, और तीसरे साहब में किसी तरह कैसे लड़ाया जाए और कैसे गहमा गहमी हो ताकि टीआरपी बढ़े, है ना। तो देखिए टीआरपी मीन्स जो टेलीविजन जो रेटिंग का चक्कर है, किस तरीके से जो मतलब व्यूअर्स संख्या का चक्कर है वो कैसे बढ़े, तो वो थोड़ा सा बहुत खतरनाक है। समाज के हित में नहीं है वो चीजें। यही कारण है कि देखिए कई बार तकलीफ होती है और टीवी चैनल्स खोलने की भी इच्छा, न्यूज चैनल्स खासतौर से खोलने की इसलिए इच्छा नहीं करते। जी बिल्कुल, हाँ सही बात है। देखिए अब मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ, फिर आगे की बातचीत हम लोग यहाँ पे जारी रखेंगे। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि साथ ही विचारों का स्तर भी बहुत घटिया रहता है डिबेट्स में, उनका ऐसा कहना है। और वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आजकल न्यूज सेंस कम और न्यूज सेंस ज्यादा दिखता है। और जो लोग हैं मैं उनके कमेंट्स ले लेती हूँ। RSD चातक जी हैं, सुंदर उपमान जब आपने बाजार का जिक्र किया था, वो कहते हैं मानवी वर्मा जी आपको प्रणाम कह रही हैं, नीरज वर्मा जी प्रणाम कह रहे हैं आपको। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी का एक और कमेंट है जो शुरुआत में आया हुआ था, वो कह रहे हैं पत्रकारिता भी एक प्रकार की साधना है। निश्चित रूप से साधना है, क्योंकि जो अपने कार्य से प्रेम करता है वही उसमें अच्छे विचार के साथ उसको, वही कहते हैं वो सकारात्मकता वही फैला सकता है। जिस बेबाकी से आज आप यहाँ पे बात कर रहे हैं सर,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक पत्रकार होने के नाते आप इतना खुल के भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो बस खाली ढकते और फैले हुए रायते को समेटते हुए ही लोगों को देखा है। एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क मेरे मन में तो रहता है, ये निराशा है कह सकते हैं आप इसको, कि एक जो विश्वास था ना वो कहीं टूट रहा है। तो इस पे एक ये भी प्रश्न है, चूंकि आप ये शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं, आप एक शिक्षक हैं पत्रकारिता के, तो उसमें आप जैसे कई बार होता है कि हम क्लासेस में जो पढ़ रहे होते हैं और जब असली जिंदगी में जाते हैं तो हम बहुत कुछ बदला हुआ पाते हैं। दोनों पाठ्यक्रम अलग होता है और क्षेत्र में अलग होता है। आप इसमें पत्रकारिता में इसको कैसे देखते हैं? बहुत आपने अच्छा सवाल किया, बहुत सार्थक सवाल है, और ये बच्चों के शुरू में मन में तो नहीं आता, लेकिन जब वो पत्रकारिता के फील्ड में उतरते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि हमने जो पढ़ा था वो व्यवहारिक जीवन में वो चीजें नहीं है। ये एक सवाल पैदा होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इससे बहुत सारे लोगों को पता भी चलेगा कि वास्तविकता क्या है और क्या अंतर होता है। लेकिन एक चीज मैं उसके पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अभी वो श्रीवास्तव जी का एक वो था कि टीवी चैनल के विचार बहुत घटिया होते हैं। मेरा ये कहना है कि विचार कभी भी घटिया नहीं होते, विचार तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, वो गलत होता है, वो तरीका थोड़ा गड़बड़ होता है ना। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, है ना। तो ये थोड़ा सा होता है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, खासतौर से जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को, और जब व्यवहारिक जीवन में उतरते हैं या जर्नलिज्म करने के लिए उतरते हैं, तो उन दोनों में क्या फर्क होता है और कितना फर्क होता है, तो उसके संबंध में देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। निस्संदेह जो हम सिद्धांत और व्यवहार है, ये बेसिकली जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो वो सिद्धांत है, और जब हम फील्ड में उतरते हैं तो व्यवहार है, वो प्रैक्टिकल है। तो देखिए उसमें थोड़ा सा अंतर जरूर होता है, और थोड़ा नहीं होता, कई बार काफी अंतर होता है। और देखिए मैं इस संबंध में एक चीज बताना चाहता हूं, जो लोग प्रैक्टिकल फील्ड से आए हुए लोग हैं और वो यदि जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, हम अपने संस्थान में, मेरे यहाँ जितने भी टीचर्स है ना, मैक्सिमम टीचर्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल फील्ड से हैं, है ना, इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस रहते हैं, जर्नलिज्म में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लस जो है वो नेट या पीएचडी भी हैं, जो एकेडमिक्स की भी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम शुरुआत से ही इस बात पर फोकस करते हैं कि हम उसे सिद्धांत और व्यवहार का ज्ञान, देखिए जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, हमारी यूनिवर्सिटी जहां से संबद्ध है हमारा कॉलेज, हम क्या करते हैं कि वो कहता है सिर्फ 4 क्लासेज आपको दिन में चलाना जरूरी है, कोर सब्जेक्ट है 4 हर सेमेस्टर, लेकिन हम 7 क्लासेज चलाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी कहती है साहब 4 क्लासेस चलाओ, लेकिन हम 7 चलाते हैं, 4 की जगह हम 7 चलाते हैं। तो हम करते क्या उसमें, हम वो 3 क्लासेस सिर्फ प्रैक्टिकल क्लासेस देते हैं। हम स्टूडियो की क्लास देते हैं, हम प्रिंट मीडिया क्लास देते हैं, हम डिजिटल मीडिया क्लास देते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास देते हैं, या हम उनकी एंकरिंग क्लास देते हैं, या मतलब और अदर चीजें हम कराते हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड है या कुछ और है, डिबेट है, लाइक दैट। वो क्यों कराते हैं, ताकि उसका जो व्यवहार का और सिद्धांत का अंतर है वो काफी कम रहे जब फील्ड में उतरे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम शुरुआती दौर पे बच्चों को इसलिए नहीं बताते हैं, क्योंकि यदि वो उनको पहले से सब कुछ बता दिया जाए, कुछ व्यवहारिक ज्ञान काम करके ही मिलना चाहिए, तो हो सकता है उनका माइंड सेट चेंज हो जाए। सारी चीजें यदि उनको पहले से मालूम है या सब कुछ पता है, वो व्यवहार के साथ ही, कार्य के साथ ही उनको सीखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अनुभव के साथ जो प्राप्त की जाती हैं चीजें, वो उसका अलग अलग महत्व है, और जो सब कुछ आपको सिद्धांत के रूप में ही या बता दिया जाता है उसका अलग महत्व है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो नहीं बताते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अब आप जर्नलिज्म में उतरेंगे, तो साहब जर्नलिज्म में उतरेंगे तो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग के साथ आपको और क्या क्या काम करना पड़ेगा। अब यदि ये मैं उनको बता दूं कि मैं एक चीफ रिपोर्टर हूं या ब्यूरो चीफ हूं या आप रिपोर्टर हो, तो साथ में और आपको क्या काम करना पड़ेगा। भाई आप किसी लाला के अखबार में आप रिपोर्टर हैं, लाला के अखबार में चैनल में आप रिपोर्टर हैं, तो लाला जी आपसे और भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काम करा सकते हैं, संपादक भी काम करा सकते हैं। यदि मैं ये व्यवहारिक चीजें अभी से बता दूं तो आपको हो सकता है आप दूरी बना ले लेंगे। तो हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, या आपको, हमारा मकसद
डेमोरलाइज करना नहीं है, हाँ, बिल्कुल। निराशावादी नहीं बनाना है। आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हो तो सभी चीजें संभव हो जाती हैं। और वो कोई ऐसा काम नहीं कराते कि आपके घर, अपने घर का कोई काम कराएंगे आपसे, या घर में कहेंगे घंटे भर मेरे घर पे काम करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, चूंकि आप एक जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, सीनियर रिपोर्टर होते हैं, तो एक प्रभावशाली व्यक्ति हो जाते हैं आप। जब फील्ड में काम करते हैं तो आपका प्रभाव होता है, प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि आपके नेता से संबंध बनते हैं, आपके अधिकारियों से बनते हैं, समाज के लोगों से बनते हैं। तो आपसे जहां पर आप संबंध बन रहे हैं वहां कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं आपके लाला जी के, आपके संपादकों के, तो ठीक है, वो व्यवहारिक चीजें हैं। तो भाई एक बात ये बताइए कि यदि आप ह्यूमन उसमें कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो आपका यदि कोई दोस्त है तो आप भी उससे ये उम्मीद करते हैं कि भाई मेरा दोस्त है तो ये मेरी मदद करेगा। तो ठीक है, आप उसके रिपोर्टर हो और वो उसका इंडस्ट्री है, तो वो यदि एक्सपेक्ट कर रहा है तो कोई बुरा नहीं कर रहा। लेकिन मैं यहाँ एक विभाजन रेखा जरूर खींचना चाहता हूं कि यदि आपसे आपका संपादक, आपका लाला मीन्स ओनर, यदि आपसे गलत काम जाता है तो आप कतई मत करिए। आप जरूर अपने उसूल और सिद्धांत को मेंटेन रखिए, ऐसा जरूर करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपको पछतावा होगा कि मैं पत्रकारिता की जगह दलाली कर लेता, या कोई और पेशा कर लेता, ब्रोकर का काम कर लेता, या कोई और कर लेता काम, भाई जब यही काम मुझे करना था, लाइजनिंग का काम कर लेता, पीआर का काम कर लेता, फिर आपको पछतावा होता। तो इसलिए आप एक विभाजन रेखा जरूर खींच के रखिए। हमने अपने जीवन में रखी भी है कि हम इतना कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर पाएंगे। ये मेरा काम है और मैं जर्नलिज्म के लिए आया हूं, तो मेन मेरा काम ये है। बाकी ये चीजें साइड में है, मैं बस इतना कर सकता हूँ, इतना नहीं। तो ये खुद तय करना होगा हमको अपनी लाइन जो है। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। और बाकी आपने तो देखिए एक एक्टिव पत्रकारिता में भी आपने बहुत लंबा अंतराल रहा है आपके कार्य का, तो पत्रकारिता मैं रिपोर्टिंग में बहुत समय रहा हूँ। मेरा जो मैक्सिमम टाइम है वो रिपोर्टिंग में गुजरा है, रिपोर्टर के तौर पे, रिपोर्टर्स की टीम को लीड किया है ब्यूरो चीफ के तौर पे, तो वो मैक्सिमम समय ऐसे ही रहा है। जी जी हाँ, बिल्कुल सर। और देखा जाता है या सुनने में आता है, या बचपन से हमने भी सुना है कि पत्रकारिता बहुत जोखिम भरा है। अगर जैसा आपने सच्चाई पे टिके रहने की बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि आज के समय में क्या मुझे लगता है कि हमेशा से, चाहे कोई भी कालखंड रहा हो, वो जोखिम अच्छे और बुरे हर जगह, हर तरह के लोग हर समय रहे, हर कालखंड में रहे, तो जोखिम भरा हुआ है। आपके जीवन में कभी कुछ इसका सामना करने का आया क्या? हाँ, जी हाँ, जी जरूर। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, जोखिम भी पत्रकारिता में, आप अलग अलग सीनियर जर्नलिस्ट आएंगे, हमारे यहाँ भी आते हैं, बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट कराते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो क्योंकि हम क्लासरूम में भी बच्चों को बताते हैं किस तरह का रिस्क हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है, और तो वो सवाल बच्चे अलग अलग पत्रकारों से अलग अलग पूछते हैं। वो टेस्ट भी करते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। ठीक है, वो गलत नहीं है, वो गलत भी नहीं है, मेरा मानना है करना चाहिए। तो कई पत्रकार कहते हैं नहीं, कोई खतरा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। तो वो ऐसे लोग करते हैं जिन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं, जिन्होंने कोई रिपोर्टिंग में ऐसा कोई रिस्क लिया ही नहीं है, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखी ही नहीं, किसी के खिलाफ कोई खबर गई ही नहीं, तो उसको खतरा हुआ। कई तरह के लोग हैं। देखिए, एक तो ऐसे लोग हैं जो अपना इससे संतुष्ट हैं, 2 मरे 3 घायल, देना है, अस्पताल में यहाँ इलाज हो रहा है, यहाँ ये आयोजन हो रहा है, इस तरह की जर्नलिज्म करनी है, तो उसको कोई खतरा नहीं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं या मतलब खोज खबर करते हैं, ऐसे लोगों को खतरा जरूर रहता है। और वो खतरा जीवन में हमारे समक्ष जो है, मेरा जो क्षेत्र रहा कार्य का, मेरा दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़, फरीदाबाद, जहां पर मैंने रिपोर्टिंग का कार्य किया है, और सब जगह अलग अलग अनुभव रहा है, हर तरह का खतरा अलग अलग जगह रहा है ना। और लोगों ने तो यहाँ तक कहा, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको फरीदाबाद का। फरीदाबाद में मैं अमर उजाला में था, ये बात है 99 से लेकर के 2003 तक मैं रहा, लगभग 4 साल में वहां पर रहा। उस समय फरीदाबाद में बहुत जबरदस्त माइनिंग होती थी, और वहां के भाजपा के सांसद थे, वो जो है बहुत बड़े माफिया थे, और एक खनन के, और एक प्रदेश के मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, प्रदेश में उस समय मंत्री थे, वो भी बहुत बड़े माफिया थे खनन के। मैं समझने वाले समझ भी जाएंगे। जी जी बिल्कुल समझ जाएंगे। तो माइनिंग पे मैं खबरें लिखता था, और जब मैंने खबरें लिखना शुरू किया तो जो मेरा सोर्स था, वो सोर्स ने क्या गड़बड़ किया मुझे नहीं मालूम, तो उसी सोर्स के माध्यम से मेरे पास एक संदेश भेजा गया
कि अनिल निगम से कहो कि ये अब खबरें लिखना बंद कर दे, और वो स्कूटर से चलता है, हम उसको कार दे देंगे, है ना, उससे बोलो अब लिखना बंद कर दे खबर को। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा आज के बाद, वो मेरे घर भी आता था, मेरा बहुत अच्छा सोर्स था, वो बाइक से आया करता था। मैंने उसके हाथ जोड़े और मैंने कहा आज के बाद तुम इधर बिल्कुल मत आना मेरे घर, आज से तुम्हारे मेरे संबंध खत्म हो गए। मैं तुमको बहुत अच्छा आदमी समझता था और मैं समझता था कि तुम अच्छा काम करते हो, गलत हो रहा है तो तुम मुझे बताते हो, इट मीन्स तुम सोसाइटी का कुछ हित करना चाहते हो, है ना। और मैंने उसके हाथ जोड़े और उसके बाद मैंने उससे कभी संबंध नहीं रखे। लेकिन फिर भी मैंने खबरें लिखी। जब मैंने खबरें लिखी तो मुझे उस समय मोबाइल फोन नहीं रखता था, लैंडलाइन फोन होता था, तो ऑफिस में मेरे पास फोन आया कि अब खबर लिखना बंद कर दो, है ना, नहीं तो हम देख लेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरे एक और मित्र हैं, है ना, मलिक असगर हाशमी, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, है ना, पायनियर के भी एडिटर रहे, हमारे साथ थे। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि अब आप बंद कर दो, इसमें खतरा बहुत बढ़ रहा है और वास्तव में आपके लिए खतरा हो सकता है। खैर मैंने बंद तो नहीं किया, लेकिन उसका एक ये हुआ कि जब मैं वहां खबरें लिखता था तो एक मंजू नाम की एक कोई रिपोर्टर थी इंडियन एक्सप्रेस में उस समय, दिल्ली में, मैं फरीदाबाद में पोस्टेड था, तो उसने वहां पर मेरी खबरों को फॉलो अप करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान कुछ लोगों ने वो क्लिपिंग्स इकट्ठा की और वो क्लिपिंग्स इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में एक PIL कर दी हम लोगों की खबरें लेकर के। इसी दौरान मुझे एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मंत्री ने धमकाया, मैंने एक सवाल पूछा तो मुझे धमकाया। खैर पत्रकार भाइयों ने मेरा साथ दिया, सारे खड़े हो गए, बोले हम बायकॉट करेंगे। और एक बार उस भाजपा सांसद ने जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो उसने कहा कि अब जब ये माइनिंग बंद हो गई, डिसीजन हो गया, तो मेरे से कहा बहुत हमको लिखते थे खनन माफिया, अब क्या लिखोगे। मैंने कहा कोई बात, पूर्व खनन माफिया लिख दूंगा। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है, वो आपको कई बार ऐसे भी आते हैं। देखिए ऐसी चिट्ठियां भी आई, मैं नोएडा में रहा, मैंने नोएडा में एक मॉल के खिलाफ बहुत बड़ी खबर की थी, है ना। अच्छा, बहुत बड़ी खबर की किस सन की बात है आप बताएंगे? ये बात है 2008, ठीक है ना, एक मॉल के खिलाफ, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, खुल चुका है ले दे के मामला वो, ठीक है। तो मैंने उस पर खबर की, नोएडा की लाइन पे था, ठीक है, उसमें मैंने खबर की। और खबर करने के बाद वो खबर हमारे फ्रंट पेज पे छपी, ठीक है। हमने फ्रंट पेज से उसकी शुरुआत की, उसने हमें प्रलोभन दिया, है ना, और प्रलोभन दे करके हमें वो करने की कोशिश की। और मैंने कॉन्फिडेंस में लिया अपने पूरे एडिटर को, पूरी मतलब दो लोगों को इस समय पता था, फिर तीसरा इन्वॉल्व हुआ था न्यूज एडिटर, जब हमें खबर ब्रेक करनी थी। तो हमने उस पर खबर फ्रंट पेज से ब्रेक की और फिर उन्होंने तो जब खबर ब्रेक हुई तो हंगामा हो गया। उस समय यहाँ के अथॉरिटी के चेयरपर्सन थे सरदार मोहिंदर सिंह। सरदार मोहिंदर सिंह ने कहा कि ब्रदर ये काम तुम ही कर सकते थे, और ऐसा है कि फिर एक ही दिन में जो फाइल बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, एक ही दिन में वो इलीगल घोषित कर दिया अथॉरिटी ने, और बोला हम इसे गिरा देंगे। उस समय सतीश गणेश जी यहाँ के SSP थे, उन्होंने सतीश गणेश जी ने कहा कि ब्रदर ऐसा है कि इस मॉल को यदि वास्तव में चाहते हो कि वो हो जाए तो इसे आप सील करा दो, नहीं तो ये हाई कोर्ट जाके और पैसा फेंक करके और ये जो है और या कहीं जाके स्टे ले लेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आपकी खबर भी काम नहीं कर पाएगी। खैर अथॉरिटी ने साथ दिया, हमारी खबर पे एक्शन हुआ और उसको सील कर दिया उन्होंने दूसरे दिन जाके। सारे लोग बौखला गए, है ना, धरना प्रदर्शन किया और बोले कि हम आग लगा देंगे दैनिक जागरण के ऑफिस पे, है ना, और हम अनिल निगम को मार डालेंगे, काट डालेंगे। खूब हंगामा किया लोगों ने। लेकिन मेरे मालिक ने, मैं तारीफ करूंगा, मेरे मालिक ने दैनिक जागरण के, मेरे एडिटर ने, उस समय निशिकांत ठाकुर जी हमारे वो थे, है ना, एडिटर थे, संजय गुप्ता जी हमारे मतलब एडिटर इन चीफ थे, सबने बहुत साथ दिया और कहा इन माफियाओं को बिल्कुल देख लेना है और किसी कीमत पे आने नहीं देना। उसमें कई पॉलिटिशियंस भी बाद में जुड़ गए और खूब हुआ, खूब हंगामा चला। एक आध और विधायक जो बहुत माफिया टाइप के थे, उन लोगों ने हमें धमकाने की कोशिश की, पत्र लिख करके भेजा और इतनी गंदी गंदी चीजें लिख करके भेजा। तो लेकिन हम विचलित नहीं हुए। हमने क्या किया, मेरे ब्रदर हैं यहाँ मिनिस्ट्री में, वो आए, हम लोगों ने रात में ही DM को, SSP को, SDM को पत्र लिख करके दिए कि जान को खतरा है, और हमें कहा गया कि आपको 2 गनर मिल जाएंगे, एक आप सिक्योरिटी ले लीजिए। तो मैंने वो नहीं लिया क्योंकि उस समय जो विधायक जुड़ा हुआ था BSP से था, BSP की सरकार थी, मुझे मालूम था कि सिपाही को भी सेट करके मेरी
मतलब मेरे साथ गलत कर सकता था, हत्या करा सकता था, तो मैंने नहीं लिया। मैंने प्राइवेट सिक्योरिटी अपनी बुलाई, यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं पूरी सिक्योरिटी लेकर के पूरा 2-3 महीने तक चला और खूब खबरें लिखी, उस दौरान भी दबा के खबरें लिखी, और वो नहीं खुला, है ना। फिर ये अलग बात है, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। बाद में भी भ्रष्टाचार की हद होती है, बाद में वो किसी तरीके से ले दे के जब मैं इधर उधर चला गया, चीजें खुल गई, ठीक है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी कोई मूंछ की लड़ाई नहीं थी, मेरी लड़ाई थी, सत्य की लड़ाई थी, और जो वो होना था वो डिसीजन हुआ, वो सील हुआ, नोएडा प्रॉपर्टी लिखा गया, और सारे अखबारों ने, सारे चैनलों ने उसको फॉलो किया। वो एक सत्य की विजय थी, ये मैं कह सकता हूँ। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने इतनी सच्चाई का साथ दिया। लेकिन ऐसे में फिर प्रश्न आता है ना कि परिवार भी तो आखिर डर जाता होगा ना, ये सब सुन करके, देख करके, तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है? बिल्कुल, आपकी बहुत सही बात है ये, कि मुझे घर वालों ने भी कहा कि भाई ऐसा काम क्यों किया, हमको भी नहीं बताया, है ना। ये कहा गया कि मेरे ब्रदर ने भी कहा, मेरे घर पे जब पता चला, चूंकि वहां से गनर्स आए, सिक्योरिटी आई, तो सबने कहा कि भाई बताना चाहिए था, है ना। लेकिन यह है कि मेरे परिवार ने फिर भी बहुत साथ दिया। मेरी वाइफ भी बहुत ही बोल्ड हैं, और बच्चे भी मेरे बहुत बोल्ड हैं, कभी भी निराश नहीं हुए। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं मेरे घर तक भी खोजते हुए लोग आए। जब मैं घर से निकल के गया, इत्तेफाक था कि मैं निकल के गया, वो मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। वाइफ हमेशा पहले मेरे निकलने के बाद थोड़ी देर बालकनी में खड़ा होना और मेरे आने के पहले खड़े होना, पूरा ऑब्जर्व करती थी कि संदिग्ध चीजें तो आसपास नहीं है। कई बार ऐसा हुआ, संदिग्ध चीजें दिखी और हमने उसका निदान किया, बात की, और फिर चीजों का सॉल्यूशन निकला। होता है। लेकिन देखिए, मेरा कहना यह है कि ठीक है, दो रास्ते हैं जो मैंने पहले बताया, कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप कितना रिस्क उठाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन आप यदि वास्तव में अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये रिस्क तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसीलिए ये जो पेशा है, जर्नलिज्म का पेशा है, इसीलिए थोड़ा अलग है ना। और पहचान भी उसी व्यक्ति की बनती है, क्योंकि आपके काम से ही आपका नाम बनता है, इसमें ये तो तय है ना। सभी देखिए, पत्रकारिता में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जाने जाते ना। बहुत सारे लोग हैं जो रिपोर्टर से शुरुआत करते हैं और सीनियर रिपोर्टर बन के रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ठीक है, एक रिपोर्टर बनते हैं और संपादक बन के भी रिटायर हो जाते हैं, फिर भी उनका वैसा नाम नहीं होता। दोनों चीजें, प्रिंट लाइन में जरूर नाम आता है। तमाम ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बुरा लगेगा लोगों को, जो संपादक बन के बैठे हुए, लेकिन काम के नाम पे, लेखनी के नाम पे आप देखेंगे तो ना तो आपने कभी ऐसा देखा होगा, लिखा हो या ऐसा कुछ किया हो, है ना। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने ही सब कुछ कर दिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जिनकी वजह से जर्नलिज्म आज भी जीवित है, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, तभी आज भी लोग पत्रकारिता को सैल्यूट करते हैं। वही रीजन भी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जी बिल्कुल, और वो तो हमेशा ही रहेगा। लेकिन आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे में जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, मुझे लगता है कि वो हर व्यक्ति अपने आप में एक रिपोर्टर है, और कहीं ना कहीं वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया का क्या रोल है आजकल? देखिए, सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज की तारीख में सोशल मीडिया कई बार वो काम कर देता है जो मीडिया नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया में यदि खबर सच्ची चले, यदि फेक न्यूज नहीं है, सोशल मीडिया के दो पहलू हैं, एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। मैं सबसे पहले सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूंगा। सकारात्मक पहलू क्या है उसका? सकारात्मक पहलू यह है कि आपकी यदि खबर कोई समाचार पत्र नहीं छाप रहा है, चैनल नहीं दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करिए, आप फेसबुक में आप शेयर करिए, और व्हाट्सएप में आप शेयर करिए, तो आपको क्या होगा, उसका रिस्पांस मिल जाता है, और लोग उसे जब शेयर करते हैं, ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं, तो उसका समाधान हो जाता है। वो एक अच्छी बात है। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, आप उसको शेयर करिए, उसके साथ न्याय हो जाता है। चैनल्स भी उठाते हैं, अखबार भी करते हैं। लेकिन यदि फेक न्यूज है, तो नकारात्मक पहलू की बात कर रहा हूं, यदि फेक न्यूज है, समाज का बहुत बड़ा अहित हो जाता है। जैसे आपने देखा पहले कोरोना काल के दौरान कितनी अफवाहें फैली, दूसरे कोरोना काल के दौरान कितनी अफवाहें फैली, भगदड़ मच गई कई बार। तो वो बिना सोचे समझे जो सोशल मीडिया, इसीलिए देखिए, हर, जैसे आपने एक बात कही कि हर व्यक्ति आज पत्रकार है, मेरा मानना हर व्यक्ति पत्रकार नहीं हो सकता। उसका कारण है, यदि वास्तव में हर व्यक्ति पत्रकार हो जाए तो इस पत्रकारिता के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति सूचना प्रदत्त करने वाला हो सकता है, सूचना देने वाला हो सकता है,
है ना, उसके बारे में बात करने वाला हो सकता है, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। यदि वो एक बात ये बताइए, क्या कोई डॉक्टर बिना प्रशिक्षण के डॉक्टर बन सकता है? तो फिर एक पत्रकार बिना प्रशिक्षण के पत्रकार कैसे बन सकता है? उसके लिए कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षण लेना जरूरी है। हमारे मित्र हैं जो है केजी सुरेश जी भी यही बात हमेशा कहा करते हैं कि एक हर व्यक्ति कैसे सिटीजन जर्नलिज्म की बात करें, सिटीजन, वो कहते हैं कि सिटीजन कैसे जर्नलिस्ट बन सकता है? यदि एक डॉक्टर बिना प्रशिक्षण के डॉक्टर नहीं बन सकता तो जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है? उसके एक सिद्धांत है, उसका एक क्राइटेरिया है, एक उसका बेसिक ज्ञान है, वो लेना तो जरूरी है, वो करना जरूरी है। हाँ, वो सूचना देने वाला बन सकता है और वो न्याय कराने वाला बन सकता है, वो एक जागरूक नागरिक हो सकता है समाज का, जो समाज में अच्छी सूचनाएं दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। लेकिन जब आपने प्रशिक्षण की बात कर ही दी है, तो आप प्रशिक्षण के क्षेत्र में हैं, तो जो भी जिज्ञासु हों, जो छात्र हैं, जो जिनका सपना ही है कि वो बड़े होंगे और जब कॉलेज में जाएंगे तो उनको पत्रकार बनना है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो क्या तैयारी करें, किधर कोर्स में क्या ज्वाइन करें? देखिए, जब भी कोई विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट आता है, मेरे से मिलता है, क्योंकि मैं तो बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ, ना तो कोई मार्केटिंग का आदमी हूँ, ना वैसा व्यक्ति हूँ। तो मेरे पास जब भी आता है तो सबसे पहले मेरा यही सवाल होता है, वो चाहे लड़का हो लड़की, कि तुम जर्नलिस्ट क्यों बनना चाहते हो? तुम्हें क्या, तुमने टीवी चैनल में एंकर को देखा है इसलिए जर्नलिस्ट बनना चाहते हो? कोई टीवी सीरियल देखा है जिसमें जर्नलिस्ट देखा है, वो बनना चाहते हो? मतलब पोपट लाल को देखा है या किसी और लाल को देखा है जिसको देख करके तुम बनना चाहते हो? या आपको किसी दोस्त ने बताया है, या कहीं पे किसी पत्रकार के साथ और किसी के साथ झगड़ा हुआ तो पत्रकार जीत गया, या पत्रकार ने कहीं कार्ड दिखा दिया तो एंट्री कर दिया, इसलिए पत्रकार बनना चाहते हो? पत्रकारिता ये भी बात है भाई। ग्लैमर के चलते पत्रकारिता में आना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, मैं हमेशा यही कहता हूं। लेकिन यदि पत्रकार वास्तव में बनना चाहते हो तो सोच समझ के आगे बढ़ो। आपके अंदर कितना जज्बा है, कितना जुनून है, कितना स्ट्रगल कर सकते हो, कितना जूझ सकते हो, और लक्ष्य क्या है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूं, बहुत शॉकिंग बात है ये। मैं एक संस्थान में, जब मैं दैनिक जागरण में था, एक संस्थान में मैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पे जाया करता था। बहुत जगह में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में आई यूज्ड टू गो एज गेस्ट फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी, है ना। जब मैं एक्टिव जर्नलिस्ट था, मेरा शौक रहा, क्योंकि फादर मेरे टीचर थे तो मुझे पढ़ाने का शौक रहा, मैं जाता रहा, शौकिया जाता रहा। तो मैंने जब यही सवाल कर रहा था एक स्टूडेंट से, तो मैंने कहा तुम्हें बता जर्नलिज्म क्यों करना चाहते? तो उसने कहा सर मैं जर्नलिज्म के माध्यम से ब्लैकमेल करके लोगों से पैसा कमाना चाहता। मतलब इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी। मतलब ये मुझे कह सकता है कोई, अगर हाँ, उसको करना भी होगा तो मानेगा कैसे? वो कैसे दिया इतना? मैंने कहा कैसे करोगे? मैंने कहा ये ब्लैकमेलिंग कैसे करोगे? बोले जैसे कि एसडीएम है ना, सीओ है ना, एसएचओ है, ये बहुत गलत काम करते हैं। मैं उनके काले कारनामों को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे इन्वेस्टिगेट करके रखूंगा, फिर मैं उनसे पैसा कमाऊंगा। तो मैंने कहा तुम ये कैसे सोच रहे हो कि यदि वो भ्रष्ट व्यक्ति को तुम पकड़ सकते हो तो तुम भ्रष्ट होने के बाद तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये बहुत शॉर्ट लिव्ड लाइफ है, अभी भी समय, तुम वापस चले जाओ। यदि ये लक्ष्य लेके आए हो, तुम्हें जर्नलिज्म नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि पहले जर्नलिज्म के बारे में पढ़ लो, जर्नलिज्म क्या है, उतना संघर्ष कर पाओगे, और वो जज्बा है, वो जुनून है, तो जरूर आओ इस फील्ड में। बहुत अच्छा, इससे बढ़िया फील्ड नहीं हो सकता। क्योंकि जो काम आप इस माध्यम से कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हो। एक अधिकारी, मुझे बाद में लगा कि एक अधिकारी तो ठीक से बोल भी नहीं सकता, वो तो बाध्य है, उसको तो वही काम करना है। वो बेशक सेवा का काम कर सकता है, लेकिन कई बार वो चीजें नहीं बोल सकता जो एक जर्नलिस्ट कर सकता है। वो लिख के बोल सकता है, वो किसी प्लेटफॉर्म पे बोल सकता है, तो वो काम कर सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि आप वास्तविकता को समझें, और ये एक ऐसा काम है जो बहुत अच्छा काम है, समाज हित में काम करने का एक मौका है। लेकिन संघर्ष है, और उस संघर्ष को यदि फेस करने को तैयार हो तो इस फील्ड में आओ, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आराम से आपको पैसा, मिनिमम पैसा है, लेकिन जो शोहरत है, वो जो आपको शोहरत मिलेगी, जो ऊंचाई मिलेगी, वो शायद कहीं नहीं मिल पाएगी। ऐसा मैं कह सकता हूं।
बिल्कुल, लेकिन आपके कॉलेज में अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो उसे क्या करना चाहिए? या कोई फिर दिक्कत कॉलेज नहीं तक है, कैसे पहुँच सकता है वो? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कॉलेज में जब भी एडमिशन लेना है तो मतलब मुझे संपर्क कर सकता है, मेरे कॉलेज को संपर्क कर सकता है ना? नहीं, नहीं, वहाँ वहाँ पे पे फॉर्म वगैरह कब मिलता है, इसके विषय में कुछ हाँ, इस बताइए समय कि एडमिशन आप शुरू हो लोग चुके हैं। वो एंट्रेंस फॉर्म अप्रैल वगैरह आप लोग अप्रैल जनरेट करते होंगे ना? अप्रैल में हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है ना? इस समय हुँ, एडमिशन प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है और वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे कॉलेज को भी संपर्क कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, जैसा चाहें। दोनों माध्यम है उनके पास, जो उनको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जितने भी लोग दर्शक के रूप में हमसे जुड़े हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ये, आप या आपके जानने में से कोई, आपके बच्चे या कोई भी जिसको भी शौक है, क्योंकि आज के समय में जिस सत्यवादिता तो है ही, लेकिन ग्लैमर अपना रूप रंग बिखेरा हुआ है, लेकिन उसमें अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो ये फील्ड सबसे अच्छा है। तो सर मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ फटाफट से। ज़रूर, ज़रूर। लेकिन यहाँ मैं जी, स्मिता जी एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी पत्रकारिता करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा-सा एक सोच समझ के उन्हें ये डिसीज़न ज़रूर करना चाहिए कि ज़्यादा ग्लैमर पे नहीं जाएँ कि बिल्कुल। बहुत अच्छा स्टूडियो है या बहुत अच्छा, सबसे पहले वहाँ क्वालिटी डिलीवरी ज़रूर चेक करने की कोशिश करें। किस तरह की फैकल्टी है और किस तरह की क्वालिटी डिलीवर वहाँ होती है, कहीं से भी करें वो। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आईएमटी ग्रेटर नोएडा से ही करें या मेरे कॉलेज से ही करें, वो कहीं से भी करें तो क्वालिटी डिलीवरी ज़रूर चेक करें, इसके बाद एडमिशन लें। खाली ग्लैमर के पीछे नहीं भागें, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। जी। तो क्या कोई अधिकतम आयु सीमा भी है? रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी जानना चाहते हैं आपसे। पत्रकारिता लग रहा करने है की उनका ऐसी कोई हाँ, लग रहा है उनका करने का मन हो रहा है कि वो कर लें, इसलिए वो आयु नहीं, सीमा भी ऐसी कोई पूछना चाह सीमा रहे हैं। नहीं है। देखिए 2-3 तरह हुँ, के कोर्सेज़ हैं, मैं उनको बता देता हूँ। इसमें कोई ऐसी आयु हुँ। सीमा नहीं है। देखिए जो बीजेएमसी करते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका नाम बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। न्यू हाँ, एजुकेशन हाँ। जो पॉलिसी आई है उसका नाम बदल रहा है, तो वो नाम हो जाएगा बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये 3 साल का डिग्री कोर्स है। ये हुँ, डिफरेंट हुँ। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस चलाते हैं। वो 10+2 के बाद करते हैं। किसी को अच्छा। यदि ग्रेजुएशन कर रखा है किसी ने, तो 2 हुँ, साल का हुँ। डिग्री कोर्स होता है जो मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है। एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अब उसका नाम होगा सभी जगह। तो वो कोर्स कर सकते हैं। जैसे आईएमसी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वो 1 साल का भी डिप्लोमा जर्नलिज्म में, हिंदी जर्नलिज्म में, इंग्लिश जर्नलिज्म में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग-अलग 1-1 साल का कोर्स कराती है। लेकिन वो होता है ग्रेजुएशन के बाद। तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देना पड़ता है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से कोर्स होते हैं, है ना? तो कर सकते हैं। हाँ, देखिए सर मेरा ये प्रश्न भी था, लेकिन चूँकि आपने अभी छेड़ दिया है कि नई शिक्षा नीति जी। में कितना बदलाव, क्या-क्या परिवर्तन हो जाएगा जो वर्तमान में है और अभी और ये कब से लागू होने की उम्मीद है आप? जी, देखिए नई शिक्षा जो नीति है उसको इसी सेशन से लागू करने की बात है। यूनिवर्सिटीज़ उसकी एक्सरसाइज़ेज़ शुरू कर चुकी हैं, उस पे काम हो रहा है। नया सिलेबस डिज़ाइन हो चुका है, कोर्सेज़ के नाम बदल चुके हैं और उनको देखिए नई शिक्षा नीति थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर हम कह सकते हैं, वो रोज़गार ओरिएंटेड ज़्यादा है और हुँ, वो ठीक भी है क्योंकि देखिए पहले ये होता था कि यदि बीजेएमसी सपोज़ करिए आप कर रहे हैं, है ना? या हुँ, बीए इन जर्नलिज्म कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो पहले जरूरी था कि 4 साल का कोर्स है तो 4 साल का कोर्स आपको एक ही जगह से करना है ना? लेकिन अच्छा, आज की तारीख में यदि 1 साल का आपने कोर्स आईएमटी से कर लिया, तो आप दूसरे साल वाला कोर्स आप देहरादून के भी किसी कॉलेज से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप 1 साल का भी करने के बाद आप रोजगार के लिए जा सकते हैं और 2 साल का करने के बाद भी जा सकते हैं और जब 3 साल का कर लेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। नहीं किसी में सर्टिफिकेट मिलेगा, किसी में डिप्लोमा मिलेगा, किसी में आपको डिग्री मिलेगी। ये फ़र्क है। तो ये ज़्यादा जो है कहना चाहिए कि मतलब करियर ओरिएंटेड है, व्यावहारिक है, हाँ, बिल्कुल। व्यावहारिक भी है। तो ये इसमें बहुत सारा बदलाव आने वाला है और खाली ये जर्नलिज्म की बात नहीं है। ये जितने भी हुँ, हुँ, प्रोफेशनल बिल्कुल, और हाँ, सब नॉन में होने वाला है। प्रोफेशनल है, सब में ये फ़ायदा होने वाला है। तो बड़ी अच्छी नीति हुँ। है, बस एक बार ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो उसका लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। ऐसा मुझे हाँ, लगता है। जितना जितना मैंने भी पढ़ा है और जाना है उससे मैं भी बहुत उत्सुक हूँ और मुझे लगता है कि वाक़ई ये नई शिक्षा नीति एक बहुत बड़े बदलाव को भी लाएगी और लोगों में रोज़गार परक भी होगी और लोगों को बहुत ही सहज कर जाएगी कि शिक्षा के प्रति।
तो सर बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें हम और भी करेंगे, लेकिन कुछ कमेंट्स ले लेते हैं फटाफट से। और समय अपनी गति में गतिमान है, वो बढ़ता ही रह रहा है। बहुत सारे प्रश्न भी हैं आपके लिए। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कुंदन, एक मिनट बिल्कुल। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व की निर्भीकता, पूर्ण ईमानदारी स्तुत्य है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। रागिनी पांडे जी हैं, प्रणाम कह रही हैं आपको। कुंदन वर्मा जी बहुत ही बढ़िया कह रहे हैं और आपको प्रणाम भी कह रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय न्यूज चैनल के डिबेट, भारत की संसद सत्र और भारत की मछली बाजार, इन तीनों में वेशभूषा को छोड़ कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है आजकल। निजी विचार है उनका। जी हाँ, बिल्कुल, और ये तो बात है। जी स्मिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर माफ कीजिएगा, थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ और मैं यहाँ से कहीं और चली गई वापस आके। तो मैं कमेंट्स देख रही थी लोगों की, मैं बस उसी क्रम को वापस ले आती हूँ। अशोक सिंह जी जुड़े हुए हैं, सादर नमन कह रहे हैं आपको। इस्तियाक अली जी, फिर से इनका एक कमेंट है कि डॉक्टर साहब ने, एक मिनट में इसको शो भी करती हूँ यहाँ पे, कि डॉक्टर साहब ने पत्रकारिता सही डिफरेंशिएट किया। आखिर न्यूज और न्यूज चैनल पे कैसे भरोसा करें? आप लोगों ने खुद देखा होगा, न्यूज चैनल खुद डिसीजन दे देते हैं, बाद में कोर्ट बरी कर देते हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अच्छा सवाल है। को प्रोवोक करना हो या अपनी, चूंकि हम लोगों ने इस टॉपिक पे थोड़ी सी बातचीत की भी है, लेकिन आप कहें तो मैं इसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी देखिए, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि कई बार हम मीडिया ट्रायल की बात करते हैं ना। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि साहब सुशांत राजपूत के मामले में मीडिया ट्रायल हो गया, या आरुषि हत्याकांड के बारे में मीडिया ट्रायल हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें कहा जाता है साहब इसमें मीडिया ट्रायल हो गया। देखिए, इस संबंध में मीडिया, कई बार मीडिया के हस्तक्षेप करने से, चीजों को उसमें हाईलाइट करने से या उसके बारे में लिखने से, कई बार वास्तव में चीजें, जो चीजें जिस दिशा में काम नहीं होना चाहिए होता भी है। इसलिए किसी हद तक ठीक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि मीडिया को जज नहीं बनना चाहिए, मीडिया को डिसीजन नहीं देना चाहिए, मीडिया को चीजों को रख देना चाहिए जनता के समक्ष, शासन के समक्ष। एक सेतु का काम करना चाहिए जनता और शासन या प्रशासन के बीच। हमें वहां पर डिसीजन नहीं देना है, हमें यहाँ पर चीजों को बताना है, सूचनाएं देनी है, डिफरेंट एंगल पे चीजों को प्रेजेंट करना है, लेकिन निर्णय नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, कि पता चला हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ
कि हम लिख देते हैं कि साहब जैसे कहीं पे हत्या हो गई, सपोज करिए ग्रेटर नोएडा में किसी ने किसी की हत्या कर दी, हम उसमें हेडिंग लगाते हैं कि 2 लोगों की हत्या, इस बाजार में 2 लोगों की हत्या, हत्यारा गिरफ्तार। ठीक है, अब हम कौन होते हैं कहने वाले कि वो हत्यारा है? हो सकता है उसने हत्या ना की हो, हत्या करने वाला कोई और हो, भाग गया हो, निर्दोष पकड़ा गया हो। तो हत्यारा गिरफ्तार लिखना कतई सही नहीं है, वो गलत है। हमें लिखना चाहिए हत्या आरोपी गिरफ्तार। वो आरोपी है, आरोप है उस पे, क्योंकि वो तो अदालत तय करेगी, कानून तय करेगा कि वास्तव में वो हत्यारा है कि नहीं। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं डिसीजन देने से बचना चाहिए, हमें अपना निर्णय नहीं सुनाना चाहिए, कभी भी हमें निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। हमें चीजों को लोगों के सामने रख के और सवाल जनता पे छोड़ना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा होता है उसके आधार पर ही जनता तय करती है कि वास्तव में सही है या गलत, और वही उसको दिशा भी उससे तय होती है। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं छोटी थी, आप भी छोटे रहे होंगे उस समय में, 8:40 का समाचार आता था दूरदर्शन पे, जो गोल-गोल घूम करके अच्छे से म्यूजिक के साथ में, और फिर एक कोई भी जो न्यूज़ एंकर होते थे वो आते थे सामने और यूँ नमस्कार करके अपने समाचार को प्रेषित करना, और फिर यूँ नमस्कार करके चले जाना, चाहे वो दुःख की खबर हो, चाहे वो खुशी का खबर हो। चेहरे पे ना कभी मायूसी आती थी, ना मुस्कुराहट आता था। एक ही क्रम में वो सुनाना। उस समय एंकर नहीं होते थे स्मिता जी, उस समय वो एक्चुअली न्यूज रीडर होते थे, समाचार वाचक, न्यूज रीडर बेसिकली, है ना। आज जो जर्नलिस्ट है, एंकर जो है वो बेसिकली जर्नलिस्ट है। कई आपने अच्छे जो एंकर देखती हैं, तो उनके सामने स्क्रिप्ट तो चल रही होती है टेलीप्रॉम्प्टर, लेकिन वो उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो बोलते अपनी तरीके से, अपने तरीके से, वो सिर्फ इसलिए है कि विषय से ना भटके बस। जी, अच्छा, चलिए, आज आपकी वजह से ये भी अंतर हमें समझ में आया। मैं कमेंट्स का पढ़ रही थी, तो प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, दोनों लोगों को शुभकामनाएं, अनिल जी के जज्बे को नमन कह रहे हैं वो, राज शर्मा जी हैं और अनिल निगम जी को, और मुझे भी वो नमस्ते कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कहा, आपकी हर बात से वो सहमत नजर आ रहे हैं। अशोक सिंह जी हैं, सादर नमन कह रहे हैं, और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी का एक और प्रश्न है कि पत्रकारिता की हद को कैसे परिभाषित करेंगे? पत्रकारिता के हद को कैसे परिभाषित करेंगे? अच्छा, उसकी हद को कैसे परिभाषित करेंगे, सीमा, लिमिटेशंस। जी, जरूर बताता हूँ। देखिए, पत्रकारिता की हद तो बहुत क्लियर है, उसकी एक सीमा तय है, और सीमा ये है, पहली बात 2 चीजें हैं। देखिए, ये सही मायने में कहा जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात, यदि पत्रकार खुद संयमित है तो उसकी एक सीमा है, लेकिन वो सीमा कोई सरकार तय करे ये जरूरी नहीं है, वो पत्रकार को ही तय करनी है, अपनी हद तय करनी है कि वास्तव में हमें कितना इस मुद्दे पे, कितना इसको उठाना चाहिए, कितनी गहराई तक इस पे जाना चाहिए, लेकिन सीमित क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तव में ये, जैसा कि कहा जाता है कि कभी पहुंचे वहां जहां ना पहुंचे रवि। ठीक है, वैसे ही आज स्थिति हो गई है कि पत्रकार से भी अपेक्षा की जाती है कि वो वहां पहुंच जाए जहां रवि ना पहुंचे, यही अपेक्षा उससे की जाती है। उसी तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, वो तो कल्पना के आधार पे कभी पहुंचता है, लेकिन इसे व्यवहारिक आधार पे पहुंचना होता है ना। तो ऐसी स्थिति में उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा क्यों नहीं है? क्योंकि, लेकिन सीमा इसलिए तय करनी चाहिए कि हमें यह देखना है कि हमें वास्तव में, यदि अब आप एक उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे उनका क्या नाम है, करिश्मा कपूर की बड़ी बहन का क्या नाम है, जो एक्ट्रेस, करीना कपूर, छोटी बहन। नहीं, सॉरी, करिश्मा कपूर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, करिश्मा बड़ी है और, ठीक है, करीना छोटी। करिश्मा कपूर की जब शादी हुई थी, तो आपने देखा कि पता चला कि वो कुछ भी कर रही हैं शादी होने के बाद, तो उसके बारे में रिपोर्टिंग की जा रही है। साहब, पता चला कि वो हनीमून मनाने गई है, तो उसके पीछे भी लग गए जो है रिपोर्टर, उसकी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 26/11 का उदाहरण ले लीजिए कि 26/11 का जब आतंकी हमला चल रहा था मुंबई में, तो साहब हम लाइव दिखा रहे थे कि कैसे कैसे जो है कमांडो एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम एक चैनल में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो प्राइम टाइम में अपने बताया कि साहब रघुनाथ मंदिर में आतंकियों ने हमला किया है, हमारे यहाँ से, दिल्ली से इस प्लेन से कमांडो रवाना हो रहे हैं। हम क्या बताना चाह रहे हैं? यदि वो रघुनाथ मंदिर में हमला कर सकते हैं आतंकी, तो हमारा जिस विशेष प्लेन से कमांडो दिल्ली से जा रहे हैं, उसको भी आतंकी क्रैश करा सकते हैं।
तो ये सीमा हमें कहीं ना कहीं तय करनी है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, क्या देश हित में है क्या समाज हित में है, ये हमें कहीं ना कहीं सीमा रेखा हमें खींचनी है, खुद खींचनी है। तो ये हमें करना है, लेकिन असीमित इसलिए है हद क्योंकि भाई हमें उन सब चीजों को कवर करना है जो परमार्थ के लिए है, लोकहित में है। लोकहित में हर समाचार करना है, लेकिन समाज और राष्ट्र हित में हमें वो समाचार नहीं दिखाना है जिससे नुकसान हो सकता है, जिससे दंगा हो सकता है, जिससे फसाद हो सकता है, जिससे देश का नुकसान हो सकता है, देश में हमला हो सकता है। ऐसी चीजें हम क्यों दिखाएंगे, नहीं दिखाना चाहिए। तो ये सीमा रेखा पत्रकार को खुद तय करनी है, पत्रकारिता को खुद तय करनी है। जी जी हाँ, बिल्कुल। और वही है ना कि विवेक का इस्तेमाल करें, अपना कोई भी क्षेत्र हो, और खास तौर पे जब आपकी इतनी जिम्मेदारीपूर्ण आप कार्य में हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये सीमा तो तय करनी पड़ेगी। नूतन वर्मा जी हैं, प्रणाम कह रही हैं आपको। सुनीता श्रीवास्तव जी हैं जो एक सोशल वर्कर भी हैं, बहुत अच्छी संगीतज्ञ हैं, आपको प्रणाम कह रही हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम कह रही हैं। और साथ में आलोक निगम नन्ना जी, बात को देखकर चौथे स्तंभ का एहसास होता है, ऐसा वो बोल रहे ये हैं। आलोक निगम नन्ना सिंह ये बांदा से हैं और ये जो है मेरे कजिन है। अच्छा। निगम देख बताइए। करके मुझे शक तो हुआ था सर, लेकिन फिर भी मेरे जी आसपास काफी निगम लोग मेरी हैं। मौसी का लड़का है, मौसी का बेटा है। जी जी तो ठीक है, मौसी के लड़के निगम जी, आप यहाँ पे जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वो कह रहे हैं गुड एडवाइस भी बोल रहे हैं नूतन वर्मा जी, बहुत कह रही हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अजीत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, और बीच में जब मैं थोड़ा कट गई थी तो लोग थोड़ा परेशान हो गए और बोले आवाज नहीं आ रही है। मुकेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, वाह बहुत अच्छे कवि हैं ये, मैं आपको बताऊं। और जहां तक आपने बोला ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो मैं अभी कहूंगी हाँ, जहां न पहुंचे रवि वहां रवि जरूर पहुंच जाते हैं सर। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जी जी एक और है बात कि सबसे पहले की होड़ में कई बार जोश में होश खो बैठते हैं। आजकल ये भी बड़ा चलता है ना, किसी भी न्यूज चैनल सबसे पहले हमने दिखाया, सबसे पहले हमने दिखाया, वो क्या हाँ टीआरपी का एक खेल हो सकता है ना वो, ये क्या है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। हंसी आती है देख करके, उन लोगों को लगता है कि हाँ वो हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी लेकिन बात, बहुत अच्छी आपने बात कही। बहुत हंसी देखिए हर आती है। चैनल में एक खबर चलना शुरू होती है और हर हम्म, चैनल अपना कहता है कि ब्रेकिंग न्यूज है ना, और ब्रेकिंग पता न्यूज। चला हाँ आपने चैनल चेंज किया और 4 चैनल में वही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज का तो एक कॉन्सेप्ट होता था, ब्रेकिंग न्यूज से मतलब होता है ऐसी न्यूज जो आपने ब्रेक की, आपने चलाई और किसी के पास नहीं है, ये कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, है ना। वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो खबर सब में चली वो ब्रेकिंग हो कैसे सकती है, वो ब्रेकिंग है ही नहीं, है ना। तो अच्छा है क्या, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि यही होड़ है टीआरपी की, उन्हें ये बताना है कि सबसे पहले मैं, यानी सबसे तेज मैं, है ना, सब। तो वो जो चीज है, हालांकि मेरा ये भी कहना है कि इतने चैनल हैं, सारे चैनल की टीआरपी उतनी नहीं है, तो जो चैनल आगे हैं वो कुछ ना कुछ उसके रीजंस और होंगे, क्योंकि सब लोग ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, सब लोग डिबेट दिखा रहे हैं, है ना, सब लोग वही कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सामने ना कोई सेम चैनल सेम नंबर 1 है, कंटेंट। नंबर 2 है। तो नंबर 1 और नंबर 2 होने के भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण जरूर होंगे, कि कहीं ना कहीं क्वालिटी डिलीवरी है, कहीं ना कहीं जल्दी दिखाने की बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना। तो अभी हाँ मैं देख, जी जी बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। और क्वेश्चन मार्क, जैसा कि मैंने हमारी शुरुआत की दौर में कहा था, एक और बहन जी का दीपा आ निगम रहे जी आ गई, हैं, दीपा दीपा, निगम। दीपा निगम है, ये निगम जी। उन्नाव से है, बहन जी है हमारी, है ना। हाँ हमने हाँ स्टेटस हाँ में आपका ये लगाया था, तो मुझे लगता है वहां से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, है ना। तो हाँ उनका भी हाँ, आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग बाद में भी देखेंगे, क्योंकि इस जी हाँ, कार्यक्रम का लोगों को जितना इंतजार रहता है उस संख्या जी में आज लोग नहीं हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये शुक्रवार का ये जो शो है बात मुलाकात, इसका लोगों को जी पूरे सप्ताह इंतजार रहता है। और जी कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि कोरोना के कितने नए केस हैं, इस पर बार बार फोकस पर कितने ठीक हुए, इसे बस एक बार बताकर चुप हो जाते हैं न्यूज वाले, ऐसा क्यों करते हैं। तो ये क्यों, क्या, किस लिए वाला ना, ये तो हमेशा प्रश्न रहेगा ही रहेगा। सर आप बताना चाहेंगे? हाँ जी हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें मेरा अपनी एक सोच है, मेरा ये मानना है कि जैसे आपने देखा जब कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े थे, जब सेकेंड वेव आई, जी तो जी जब जी जी। नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो उस नंबर के बारे में ये कहना चाहता हूं कि जब हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत बढ़ गए, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं,
या हमने शमशान घाट से जाके रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी कि देखिए कितनी लाशें जल रही हैं। तो ये एक लोगों के अंदर डर और भय पैदा हो गया, बहुत बुरी भ्रम तरह भी से। पैदा हो गया, और बहुत सारे लोगों ने चैनल देखना बंद कर दिया। इवन कि जब मैं खुद और मेरी पूरी फैमिली जो है कोरोना पॉजिटिव हो गई, तो सबसे पहला मैंने जो स्टेप उठाया, मैंने अपनी पत्नी से कहा, टीवी बच्चों से देखना कहा, बंद सबसे पहले न्यूज टीवी की देखना बंद कर दो, अपने आप को सोशल मीडिया से काट लो। उसका कारण था, देखिए मेरा कहना है केसेस बढ़ रहे हैं, ये बात ठीक है। केसेस बढ़ना दिखा करके हम क्या बताना चाहते हैं? हम सावधान करना चाहते हैं ना। तो हम सावधान करने के तरीके हैं कि एक बार हमने बता दिया कि इतने केसेस आए, लेकिन कितने ठीक हो रहे हैं, ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरू करना कोई बुराई नहीं है। कारण क्या है कि आप लोगों के अंदर डर मत पैदा करिए, आप सूचना दीजिए लोगों को कि हाँ केसेस हो रहे हैं, आप सावधानी बरतिए, आपको ये काम करना है, ये तो ठीक है। लेकिन हम ये दिखाएंगे नहीं साहब देखिए कैसे लाशें जल रही हैं, कैसे इंतजार कर रहे हैं लोग, ये तो डर पैदा करने वाली बात है ना। तो हमें लोगों पे डर नहीं पैदा करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि ये मतलब अच्छी रिपोर्टिंग मैं इसको नहीं कहता, क्योंकि देखिए क्यों हमने चैनल देखना बंद किया, क्योंकि हमें डर लग रहा है, हमें लग रहा है कि इसको देखने के बाद डिप्रेस होगा कोई व्यक्ति, है ना, जिसके घर में काफी गंभीर तौर पे बीमार हैं लोग, तो हम उस पे आप एक आध बार खबर दे दीजिए, बात समझ में आएगी। लेकिन दिन भर वही चलाएंगे तो क्यों देखेगा आपके चैनल को? आपका चैनल डरने के लिए कोई नहीं देख रहा है, आपका चैनल सूचना पाने के लिए देख रहा है। तो आप सूचना दीजिए, सावधान करिए, अवेयर करिए, एजुकेट करिए, लिटरेट करिए, जो काम है मीडिया का वो हमें करना चाहिए। जी। समय तो गतिमान है, लेकिन लोग भी अब थोड़ा और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और एक प्रश्न और है कि कुछ डिबेट में मैंने देखा कि गेस्ट स्पीकर को प्रॉप पकड़ा दिए गए हैं, इस पर अपना मत प्रस्तुत करें। किस तरह के प्रॉप पकड़ा दिए गए, ऐसा वो कुछ कहने, मतलब कुछ ना कुछ उनको मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस प्रश्न को पूरी तरह से। थोड़ा और स्पष्ट करेंगे तो जवाब देंगे हम, थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। हाँ, किस तरह के प्रॉप की आप जिक्र कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। और एक कुछ कमेंट्स और हैं। अशोक सिंह जी हैं, कह रहे हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में न्यूज चैनल्स वाले न्यूज और अनऑथेंटिक बना दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मिसाइल के मॉडल, जी हाँ, अच्छा, ये जो आजकल ना वो जो पंप एंड शो वाले की बात है ना कि ये देखिए यहाँ से गया, ऐसे कि इतना ज्यादा उसको अजीब सा बना देते हैं न्यूज, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे मिसाइल के मॉडल हैं, बंदूक के मॉडल पकड़ा दे रहे हैं ऐसे। हाँ, वो थोड़ा सा चीजों को थोड़ा वो करने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, या चीजों को इस तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं, है ना, वो की जाती हैं। ये नए नए प्रयोग हैं, जब से खास तौर से ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हुई है, तो नए नए प्रयोग होते रहते हैं। आपने देखा होगा पहले कई बार क्राइम के शो में बड़े ही नाटकीय तरीके से क्राइम का शो प्रस्तुत किया जाता था। अब वो चीजें या अफवाह पे आधारित बहुत सारी लगता था हमें। ऐसा लगता था आपको डरा रहे हैं, है ना। ये कहा जाता था चैन से सोना है तो जाग जाओ। और ऐसा लगता था उनका प्रेजेंटेशन ही देख के ऐसा लगता था कि जैसे कि इन्हीं को देख करके लोग जो है डर जाएंगे, है ना। तो वो और पता नहीं क्यों ऐसा किया जाता था, वो सिर्फ कहीं ना कहीं टीआरपी, कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए था। वो कई तरह के प्रयोग हुए और उनमें सुधार भी हुआ। अब देखिए इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे प्रिंट मीडिया का बहुत लंबा इतिहास है, प्रिंट मीडिया का बहुत समृद्ध इतिहास है, और वो अपने मतलब शैशव काल से फिर युवा अवस्था से गुजरते हुए अब वो मैच्योर हो गई है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काफी कुछ मतलब युवा अवस्था में आ चुका है, लेकिन अभी मैच्योरिटी बाकी है। डिजिटल मीडिया अभी मैं कह सकता हूँ कि वो शैशव काल में है अपने, तो उसमें अभी समय लगेगा चीजों में मैच्योर होने में। धीरे धीरे चीजें वहां भी ठीक हो रही हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई बार ऐसे बोला जाता था कि उन्होंने बोलते हुए कहा, है ना, बोलते हुए क्या कोई बगैर बोले हुए भी कह सकता है, कॉमेडी नहीं हो सकती कुछ भी। तो ऐसा होता था, अब देखिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, वो चीजें सुधरी हैं, ठीक हुई हैं, है ना। तो स्क्रिप्ट में भी सुधार हुआ है, भाषा में भी सुधार हुआ है, प्रस्तुतिकरण में भी सुधार हुआ है, तो समय लगता है चीजों को
तो इसलिए थोड़ा सा लेकिन वही प्रस्तुतिकरण की बात है कि बता रहे हैं कि एक वक्ता साहब हाथ में मिसाइल लेकर पाकिस्तान के वक्ता को डरा रहे थे, जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं। तो जी हाँ, बहुत सारी कॉमेडी चीजें निकल के आती है, उन्हें लगता है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन हम सामने से देख करके हंस रहे होते हैं। एक और चीज देख करके आजकल मुझे बहुत हंसी आ रही, मैं नाम नहीं लूंगी न्यूज चैनल का, गलत हो जाएगा यहाँ पे बोलना, लेकिन उसमें वो लोग चल करके बल्कि दौड़ करके वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये क्या है यार, बैठ करके कर लो, आप रुक करके कर लो। बिल्कुल जहां जरूरत नहीं है वहां भी आप दौड़ रहे हो और पता चल रहा है लोगों को भाई क्या आप दिखाना चाहते हो, है ना। तो आप कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हो कि देखिए आपका चैनल जो है कैसे कुछ अलग कर रहा है ना। तो अलग करने की होड़ में आप गलत चीजें मत करिए। हाँ, जहां जरूरत है, ऐसा लग रहा है कि अब कोई नई बात कर रहा है या कोई चलते चलते ही हो पाएगा, है ना। जैसे हमारे कलाम साहब थे जो राष्ट्रपति थे, तो वो बहुत तेज चलते थे। तो कई बार जब रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने जाते थे ना, तो उनको कई बार दौड़ते वाले अंदाज में उनसे बात करनी पड़ती। वो जब तेज चल रहे होते थे कि चलो चलते चलते बात कर लो, तो बहुत तेज चलते थे। तो कुछ रिपोर्टर्स की स्थिति होती थी। राजदीप सरदेसाई जी ने भी एक जगह कहा है कि भाई मैं इंटरव्यू लेने गया तो मुझे लिटरली वहां दौड़ना पड़ा उनके साथ बात करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है वो एक अलग बात है, नहीं सर, वो एक अलग बात है, लेकिन अकेले रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं न्यूज, दौड़ के बता रहे हैं, वहां दौड़ने की क्या बात है, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। उसी तरह से कैमरे को घुमाना, उसी तरीके से दौड़ना, वो थोड़ा सा हास्यास्पद है, अच्छी स्थिति नहीं है। चलिए, और बस ये अंतिम प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगी। हालांकि केतन त्रिपाठी जी हैं जो हमेशा ज्वलंत सील रहते हैं पूरी तरह से, और हर मुद्दे पे उनकी जानकारी अच्छी है। और भारत में न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा कहना है बिल्कुल नहीं, न्यूज चैनलों पे कतई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। जहां भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिस देश में और खासतौर से लोकतंत्र में, जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और चूंकि देखिए तंत्र में, जो शासन के तंत्र में है, गवर्नेंस में सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी है ना। ये हम सभी जितने भी तंत्र रहे हैं शासन के, उन सब में बेस्ट जो है डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में मतलब वो चैनल हो या समाचार पत्र हो, वो सब जो है अभिव्यक्ति के माध्यम है। तो हमें प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हमें चैनल्स के लिए, चैनल्स को खुद एक मिल करके एक गाइडलाइन तय करनी चाहिए, तय करनी चाहिए, हमें सीमा रेखा तय करनी चाहिए। वो सीमा रेखा को हम ना लांगे, है ना, ये हमें काम करना चाहिए। प्रतिबंध लगाना तो गलत हो जाएगा, वो फिर कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पर एक अंकुश हो जाएगा, जो कतई अच्छा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत सही बात है, और बहुत सारी विचारें और बहुत सारी बातें आपके माध्यम से लोगों के सामने आई। और अंत में 2 शब्द अगर आप आज के लोगों को कहना चाहेंगे तो वो क्या होंगे? क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पेशा चाहे जर्नलिज्म का हो, काम चाहे समाज सेवा का हो, काम चाहे शिक्षण का हो, प्रशिक्षण का हो, या हम काम जो है किसी इंडस्ट्री में कर रहे हो, मैनेजर का हो या बैंकिंग का हो, जो भी हम काम करें, हमें अपनी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। और मेरा मानना है कि वो शोहरत और वो कहना चाहिए इज्जत, वो हर व्यक्ति अपने काम से पा सकता है। मैंने कई ऐसे बैंक मैनेजर्स को देखा है, कई ऐसे मैंने बैंक कर्मचारियों को देखा है जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करके आता हूं। मैंने कई ऐसे बैंक मैनेजरों को देखा है, बैठे होते हैं और गलत गाइड कर रहे होते हैं। वो काम उस बैंक में हो सकता है, खासतौर से नेशनलाइज्ड बैंकों की बात कर रहा हूं, लेकिन वो गलत आपको जवाब देते हैं कि ये काम यहाँ नहीं हो सकता है, वो बैठे होते हैं। तो ये हमें धारणा छोड़नी चाहिए। हम चाहे सरकारी सेटअप में काम कर रहे हो या हम प्राइवेट सेटअप में काम कर रहे हो, हमें अपना काम ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। यही सच्ची सेवा है और यही सच्ची देश सेवा है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है कि हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करने लगे तो वो भी एक सच्चा देशभक्त ही कहलाएगा। और वास्तव में देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा उसका। देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। यदि हर व्यक्ति इस बात को समझ ले तो इस देश की उन्नति अलग होगी और हम विश्व गुरु बनने में हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का उसमें कंट्रीब्यूशन है। जी
बिल्कुल, और बस इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आपकी बातें लोगों तक पहुँचेंगी और लोग अपने अंदर इस बात के लिए कम से कम एक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ सर मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार करती हूँ कि आपने इतना समय निकाला और मेरे आग्रह पे आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण, मैं कहूँगी कि रोचक तो अपनी जगह है, लेकिन आज के समय में वाक़ई बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न थे मन में, जिसका समाधान बहुत हद तक आपने किया। और समय अपनी सीमा पे है, तो हम भी उसका पूरा पालन करेंगे और जी, यहीं से विदा लेते हैं सभी दर्शकों का। जी, मैं स्मिता जी, बहुत-बहुत एक बात धन्यवाद मैं और भी आभार। कहना चाहता जी, हूँ कि जो आप जी, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से काम कर रही हैं, आप समाज के ऐसे लोगों को जिन्होंने वास्तव में कुछ काम किया है, उसको जोड़ करके और आप उनके अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो आवाज़ आप लोगों के बीच में पहुँचाने का काम कर रही हैं, वो निस्संदेह उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आया हूँ, लेकिन ये एक जी, बहुत अच्छा कार्य है क्योंकि जो विचारों का प्रवाह और खास तौर से ऐसे विचारों का जो अपने-अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने कुछ काम किया है या कर रहे हैं, उससे लोगों का अवगत होना और उससे यदि कुछ भी लर्निंग मिलती है और कुछ भी लोगों को लगता है उससे सीखने को मिलता है, तो लगता है कि मुझे खुद लगता है कि मेरी सार्थकता है यहाँ आने की और यदि कुछ भी नहीं सीखा, तो मेरा मानना है कोई सार्थकता नहीं है। तो आपने मुझे बुलाया अब इस प्लेटफ़ॉर्म पे बातचीत की, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इतने सुंदर शब्दों के लिए और आपकी बातों से मुझे लगा कि आपने कुछ कार्यक्रम तो हमारे ज़रूर देखे हैं। तो उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद बिल्कुल करती मैंने हूँ कि देखा। भविष्य में अरे वाह! बहुत अच्छी बात है क्योंकि भई, आज तो क्योंकि फिर देखिए सफल हो गया सब कुछ। बगैर देखे तो मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा-सा ये चीज़ तो देखनी पड़ती है कि हम जहाँ जा रहे हैं तो मतलब किस तरह की चीज़ें चल रही है, तो थोड़ा देखना पड़ता चलिए, है। बहुत इसके लिए तो ख़ैर जितनी भी प्रशंसा कर लूँ, मैं जितना भी आभार ज्ञापन कर लूँ आपका कम होगा। तो सर हम नहीं, उम्मीद नहीं। करते हैं कि फिर भविष्य में फिर हम बैठेंगे किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग फिर ऐसे ही बातचीत करेंगे और तब तक अवश्य। के लिए मैं लोगों से यही कहूँगी कि अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए क्योंकि अभी खतरा टला ज़रूर है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। उकताहट होती है सबके अंदर लेकिन उसको हावी मत होने दीजिएगा। तो बस घर के अंदर रहिए, जब ज़रूरी हो तभी निकलिए, कुछ दिन और सही, क्योंकि हम हैं तो सब है। तो बस ख़्याल रखिए। नमस्कार, जय जी, हिंद, जय भारत। जी, जी।